वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करें तो इनका मार्कर ये होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन किसी वजह से हो सकती है, प्रेगनेंसी की वजह से, पोस्ट सर्जरी, स्मोकिंग, इन्फेक्शन, स्ट्रेस की वजह से। फॉर एग्जांपल बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया या पैथोजन ने बॉडी इन्वेड की, ठीक है, जो टिश्यू है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, तो इम्यून सेल्स ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस ने, उनको डिटेक्ट किया कि बॉडी में हमला हुआ है, तो उसने अब सिग्नल भेजना है दूसरे वाइट ब्लड सेल्स को, तो उसने इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। जैसे ही उसने पैथोजन को डिटेक्ट किया, रिकग्नाइज़ किया, उसने साइटोकाइंस रिलीज़ किए। ठीक है, साइटोकाइंस रिलीज़ हुए जैसे ही, साथ ही वैसोडाइलेशन हो गई, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई कि दूसरे जो इम्यून सेल्स हैं उनको, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, उनको सिग्नल भेजा इम्यून सेल्स ने कि तुम लोग आओ, बैक्टीरिया ने हमला कर दिया है, टिश्यू डैमेज कर रहा है वो। ठीक है, इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसमें वैसोडाइलेशन, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी, साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह होगी। फिर वाइट ब्लड सेल्स उस जगह पर पहुंच के उस इन्फेक्शन को रोकते हैं और इनकल्फ करते हैं पैथोजेंस और बैक्टीरियल पार्टिकल्स को। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म था। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है कि वाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाना। अब वाइट ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से। अगर स्ट्रेस है, अगर आपको स्ट्रेस में कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, एड्रेनालिन रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल वैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस आपको रहे तो ये इम्यून सिस्टम को ये आपके डिस्टर्ब कर देता है और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है इवेंचुअली। ठीक है, इसके बाद इन्फेक्शन के बारे में आपको बता दिया, जैसे बैक्टीरिया ने इन्वेड किया, वहाँ से इम्यून सेल ने उसे रिकग्नाइज़ किया, उसने इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया ताकि दूसरे सेल्स वहाँ उस साइड तक पर पहुँचे और इन्फेक्शन को रोकें। स्मोकिंग में केमिकल्स आपके रिलीज़ होते हैं लंग्स में फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर वही रेड ब्लड सेल्स का, जो वाइट ब्लड सेल्स का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पोस्ट सर्जरी में टिश्यू आपका डैमेज हुआ होता है, वो इम्यूनिटी के लिए इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी आपकी लो लेवल इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, जिसमें इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या होता है कि रेड वाइट ब्लड सेल्स आपका लेवल कम हो गया। ठीक है, ल्यूकोपीनिया हमेशा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होती है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का लेवल इसमें कम हो जाता है। इसकी कॉजेज़ आ जाती हैं प्लास्टिक एनीमिया, आपके बोन मैरो बना ही नहीं रही वाइट ब्लड सेल्स, बोन मैरो में मसला है जिसको वजह से एनीमिया आपको हो रहा है, इसको ये प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, हीमाटीनिक डेफिशिएंसी, विटामिन B12, आयरन की डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी, वही जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स आपके कम बन रहे हैं। ठीक है, वो रेड ब्लड सेल्स में भी रोल प्ले करते हैं और वाइट ब्लड सेल्स में भी। ठीक है, इसके अलावा सीवियर इन्फेक्शन है। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, सीवियर इन्फेक्शन ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चलाएगी आपकी, तो जिसमें सेप्सिस आ जाता है। सेप्सिस कहते हैं कि इतना सीवियर इन्फेक्शन हो जाना, अगर फॉर एग्जांपल आपको इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उससे अनकंट्रोल्ड आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अनकंट्रोलेबली जो है वो वाइट ब्लड सेल्स बनाता जा रहा है उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, इसे हम सेप्सिस कहते हैं। तो उसका क्या, एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस में अर्ली स्टेजेस में ल्यूकोसाइटोसिस होती है। जैसे ही इन्फेक्शन सीवियर होता जाता है तो ये ल्यूकोसाइटोपिनिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है सीवियर इन्फेक्शन, सीवियर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से। इसके अलावा हेपाटाइटिस है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लिवर की अगर हो जाए, इसकी वजह से भी वाइट ब्लड सेल्स का लेवल कम हो सकता है। और बोन मैरो की सप्रेशन की वजह से भी वाइट ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो होते हैं वो तो इम्यून सिस्टम को वैसे ही सप्रेस कर देती हैं। ठीक है, जिसके कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो कीमोथेरेपी ड्रग्स देते हैं जो कैंसर सेल्स को किल करती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर सेल्स के साथ साथ वो नॉर्मल सेल्स को भी किल करना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है ल्यूकोपीनिया फेस करता है। मतलब हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के पोर्टल सिस्टम्स होते हैं, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब ये है कि जब अयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कैपिलरीज में डिवाइड होती है इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए। अब स्पेसिफिक ऑर्गन्स कौन से हैं? स्टमक, इंटेस्टाइन्स, पेनक्रियाज और स्प्लीन है। ठीक है, तो ये आगे से डिवाइड हो जाती है पोर्टल वेन में। ये जो उन्होंने ब्लू कलर की शो की है लिवर और गट के दरमियान, ये पोर्टल वेन है। ठीक है, इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं ये डाइजेस्टिव फूड से न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिन्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह अब्जॉर्ब करके इसको भी पोर्टल वेन में भेज देती है। तो अब पोर्टल वेन में क्या क्या हो गया, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरे नंबर पे न्यूट्रिएंट्स हैं। ये ब्लड अब जाएगा लिवर के पास। अब ये पोर्टल वेन डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज में और लिवर के पास चली जाएगी और लिवर अब अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा इस ब्लड को फिल्टर करने का। ठीक है, अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है कि अगर ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। अगर एक्सेस तौर पर अमाइनो एसिड्स हैं तो इनको ब्रेक डाउन करके यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा। ठीक है,
इसके पास स्पेशलाइज्ड कपफर सेल्स होते हैं, तो वो इन पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये आगे से कैपिलरीज दोबारा डिवाइड हो जाती हैं हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन आगे से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के राइट एट्रियम में जाके ड्रेन होती है। फिर वहाँ से फिल्टर्ड ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। पोर्टल सिस्टम का मतलब ये है कि जो कैपिलरीज हैं वो 2 दफ़ा बन रही हैं, ठीक है, 2 दफ़ा डिवाइड हो रही हैं 2 दफ़ा वेन्स में। पोर्टल सिस्टम का मतलब ये है कि जो कैपिलरीज हैं वो 2 दफ़ा डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। एक दफ़ा कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक दफ़ा कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसी तरह हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम भी होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ करने होते हैं, ठीक है, वो भी पोर्टल सिस्टम के ही थ्रू। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं दोबारा, ठीक है। डायग्राम लेबल्ड है, मैं नाम लूँगी आपने। हार्ट से जो अबव के पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हेड एंड आर्म्स हैं, वहाँ से हार्ट की तरफ वापस ब्लड जाएगा थ्रू सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट से जो लोअर पार्ट्स हैं, लेग्स एंड ट्रंक है, वहाँ से ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाएगा थ्रू इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो पल्मोनरी आर्टरी से स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लंग्स के पास गए, वहाँ जो आर्टरी है वो डिवाइड हुई कैपिलरीज में, ठीक है। लंग्स में गैशियस एक्सचेंज हुई, दोबारा से ब्लड में ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में आई, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ गई, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अयोटा की तरफ ब्लड गया। अब अयोटा ने हेड एंड आर्म्स को भी सप्लाई करना है और लोअर ट्रंक को भी सप्लाई करना है। हेड एंड आर्म्स की तरफ गई, कैपिलरीज में फिर डिवाइड हुई, हेड एंड आर्म्स को ऑक्सीजनेशन मिल गई, ठीक है। फिर इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट, ठीक है। अब लोअर ट्रंक की बात करें तो इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, वो भी आएंगे। अब देखें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में ये हो रहा है कि जो कैपिलरीज हैं वो स्टमक में भी डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, और स्टमक से डायरेक्ट हार्ट की तरफ नहीं जा रहा ब्लड, बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो डायरेक्ट हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जा रहे हैं। पोर्टल सिस्टम का बेसिकली यही मतलब हो गया कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ सब्सटेंसेस जा रहे हैं, डायरेक्ट हार्ट की तरफ नहीं जा रहा ब्लड, बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट हार्ट की तरफ भेज रहे हैं। अब जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, इनमें ये है कि जो आपकी गट है वो पहले लिवर की तरफ सब्सटेंसेस भेज रही है फिल्टर करने के लिए, कैपिलरीज 2 दफ़ा डिवाइड हो रही हैं और फिर हार्ट की तरफ जा रही हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ल्यूकोपीनिया, वाइट ब्लड सेल्स कम होने की एक और कॉज ये भी है कि अगर लिवर का आपको सिवियर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल अल्कोहलिज्म की वजह से लिवर की सिरोसिस फिब्रोसिस स्टार्ट हो जाए, या फिर हेपेटाइटिस की वजह से जो लिवर का नॉर्मल टिश्यू है वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो जो पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर में ब्लड आ रहा था उसका जो ब्लड फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, लिवर को पूरी तरह से ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो पोर्टल वेन है उसमें ब्लड ज़्यादा होने की वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी उस वेन में और बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा स्प्लीन में, ठीक है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि पोर्टल वेन में क्लॉटिंग हो जाए या फिर लिवर के ट्यूमर्स हो जाएं, जिसकी वजह से पोर्टल वेन हाइपरटेंशन हो जाए। जब ब्लड बैक फ्लो होकर स्प्लीन में वापस जाएगा तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो जाएगा। स्प्लीन का जो फंक्शन होता है वो सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स को ट्रैप करना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये पैथोजेंस को भी डिस्ट्रॉय करती है और जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करके आयरन को रिसाइकिल करती है। अब स्प्लीनोमेगाली और हाइपरस्प्लेनिज्म मतलब स्प्लीन का ओवर एक्टिव हो जाना, उसके फंक्शंस का ओवर एक्टिव हो जाना जो लिवर सिरोसिस की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से क्या करेगी, स्प्लीन की जो ट्रैपमेंट है सेल्स की वो ज़्यादा करने लग जाएगी, अपने अंदर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करने लग जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड में जो सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया हो जाता है। लिवर सिरोसिस से एसाइटिस भी कॉज हो सकती हैं। एसाइटिस मतलब पेट में पानी पड़ जाना, ठीक है। पोर्टल वेन में पहले ही ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो वाटर है वेसल से लीक होकर एब्डोमिनल कैविटी या पेरिटोनियल कैविटी में जमा होना शुरू हो जाता है। पहली ये रीज़न होती है। दूसरी ये रीज़न होती है कि लिवर जो होता है एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है जो वाटर को वेसल्स के अंदर होल्ड करके रखती है, ठीक है। अब जो एल्ब्यूमिन है वो ठीक अमाउंट में लिवर नहीं बना पा रहा, जिसकी वजह से वो वाटर को वेसल्स में होल्ड नहीं कर पाती और वेसल से पानी एब्डोमिनल कैविटी की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये मतलब कि जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं बोन मैरो में इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बोन मैरो का फंक्शन होता है वो सप्रेस कर देते हैं और नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स तीनों की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी ल्यूकोपीनिया या पैनसाइटोपीनिया की तरफ चली जाती है। साइथीमिया वेरा में रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में वाइट ब्लड सेल्स की भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर रेड ब्लड सेल्स की अनकंट्रोलेबली इंक्रीज़ हो जाए प्रोडक्शन तो ये वाइट ब्लड सेल्स को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया हो जाता है। माइलोफिब्रोसिस है। माइलोफिब्रोसिस में क्या होता है कि नॉर्मल बोन टिश्यू जो होता है वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बोन मैरो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। किसी भी इन्फेक्शन या इंजरी या किसी भी वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से जो ल्यूकोपीनिया हो जाता है, ठीक है।
ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब कि बॉडी की ऑन एंटीबॉडीज़ अपनी टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लग गई हैं। अगर ये बोन मैरो को डिस्ट्रॉय करने लग जाएँ तो जैसे फॉर एग्जांपल स्क्लेरोडर्मा जिसमें कोलेजन की एक्सेस डेपोजिशन हो जाती है वेरियस टिश्यूज़ और वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी में। अगर ये बोन मैरो में भी हो जाए तो फिर ये ल्यूकोपीनिया कॉज करता है। इसी तरह ह्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। इसमें भी ल्यूकोपीनिया हो जाएगा जिसमें बोन मैरो को भी जॉइंट्स के साथ साथ बोन मैरो को भी इफेक्ट करने लग जाते हैं। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें भी बोन मैरो को अफेक्ट करने लग जाए तो ये भी ल्यूकोपीनिया की तरफ ले जाता है। जोग्रेन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो अफेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ बोन मैरो भी इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से जो ल्यूकोपीनिया वो कॉज हो सकता है। अच्छा, अगर सलाइवरी ग्लैंड्स लैक्रिमल ग्लैंड्स अगर इफेक्ट हो जाए तो ड्राइनेस होती है माउथ एंड आइज़ में। अगर हम रिपोर्ट्स की बात कर लें तो वाइट ब्लड सेल्स की कुछ टाइप्स होती हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब रिपोर्ट्स पे अगर आप देखें तो इनकी अमाउंट इंक्रीज़ होने की क्या वजह हो सकती है, डिक्रीज़ होने की क्या वजह हो सकती है। अगर न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं जिसका मतलब न्यूट्रोफिलिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी में। और न्यूट्रोफिल्स तब भी इंक्रीज़ होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन या एक्यूट इन्फेक्शन जब हो, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके बाद न्यूट्रोपीनिया है, मतलब न्यूट्रोफिल्स का डिक्रीज़ हो जाना और ये वायरल इन्फेक्शंस में डिक्रीज़ होते हैं। अब लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है बॉडी में तो ये दोनों का लेवल इंक्रीज़ होगा। न्यूट्रोफिल्स भी तब थोड़े से इंक्रीज़ होंगे लेकिन ये इतने डोमिनेट नहीं होते क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज़ होने का रोल प्ले करते हैं ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं तो वायरल इन्फेक्शन है लेकिन क्रॉनिकली होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्रॉनिकली होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। मोनोसाइट ज़्यादा है, जब एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा होता है तो उसके लेटर स्टेजेस में रिलीज़ होते हैं, ठीक है, तो तब भी एक्यूट इन्फेक्शन में भी इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। लेकिन जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, यूजिनोफिल ज़्यादा होते हैं एलर्जिक या पैरासिटिक इन्फेक्शंस में और कम होते हैं एक्यूट स्ट्रेस में, ठीक है। यूजिनोफिल्स बेसोफिल्स ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि दोनों एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से इंक्रीज़ होते हैं और डिक्रीज़ होते हैं एक्यूट स्ट्रेस या इन्फेक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल इन्होंने इधर बताया कि एलर्जिक रिएक्शंस में अस्थमा क्या होता है कि जो आपकी एयरवेज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको हो सकती है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन है, इसमें यूजिनोफिल्स का लेवल इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस है जिस स्किन की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, जिसमें रेडनेस इचिंग हो जाती है। एलर्जिक राइनाइटिस है जिसको हे फीवर भी कहते हैं, ठीक है, ये भी एक एलर्जी होती है जिसमें जो नेज़ल म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी वो इन्फ्लेम हो जाती हैं। अब एक दफ़ा फिर ओवरव्यू ले लें, एक्यूट इन्फेक्शन जब भी होगी तो न्यूट्रोफिल्स का लेवल इंक्रीज़ होगा क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन में मोनोसाइट्स का नंबर भी थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि ये भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी रिलीज़ होते हैं और ये आगे जाके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इनका ज़्यादा रोल है, ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस में बेसोफिल्स और यूजिनोफिल्स का लेवल इंक्रीज़ होगा। किसी एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन चल रही है बॉडी में, फॉर एग्जांपल किसी को अस्थमा या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन है, कोई एलर्जिक डिजीज़ है, ठीक है, इसकी वजह से ही यूजिनोफिल्स और बेसोफिल्स का लेवल इंक्रीज़ होगा। अगर दूसरी रीजंस की वजह से इन्फ्लेमेशन चल रही है तो ये नॉर्मल ही रहेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट्स का लेवल भी कम होता है और मोनोसाइट्स का लेवल स्लाइटली इंक्रीज़ होता है लेकिन इसमें ये डोमिनेट नहीं होते क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जाके मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें ज़्यादा ये रोल प्ले करते हैं, तो इनका लेवल स्लाइटली इंक्रीज़ होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का लेवल या तो स्लाइटली नॉर्मल ही रहता है या फिर स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीज़ है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। अब जो मेजर रोल है वो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का है, जो मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, ये ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में और इनका लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। नीचे तो मैंने आपको कहा था कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ल्यूकोपीनिया होता है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ल्यूकोसाइटोसिस होती है। असल में होता क्या है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जब वाइट ब्लड सेल्स का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी इंक्रीज़ ही रहता है जब तक आपकी बॉडी में जो स्टोर्स हैं वाइट ब्लड सेल्स बनाने के वो डिप्लीट ना हो जाए, मतलब आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन सप्रेस ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो इंक्रीज़ ही रहता है। फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये तब तक ही इंक्रीज़ रहेंगे जब तक इनके जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट ना हो जाएं। जैसे ही डिप्लीट हुए तो ये इनका लेवल भी कम हो जाएगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में और ये ल्यूकोपीनिया की तरफ चला जाएगा बंदा। रिपोर्ट्स में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट शो होता है जिसमें होता है कि ऑल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका एक साथ ही उन्होंने वैल्यू दी होती है
और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट DLC होता है शो, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की सेपरेटली शो की होती है उन्होंने वैल्यूज़, जैसे मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स जिसमें आ जाते हैं।